गूगल का डिस्कवर कोर अपडेट कंप्लीट हो चुका है। तो फरवरी के अंदर गूगल ने एक कोर अपडेट दिया था, स्पेसिफिकली ये डिस्कवर के लिए था, यानी कि अभी इसका जो है सर्च से कोई लेना देना नहीं था। डिस्कवर फीड के अंदर जो लोगों का जो वेबसाइट आ रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये अपडेट लाया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये अपडेट का रोल आउट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सर्च स्टेटस डैशबोर्ड पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो 5 फरवरी को ये शुरू हुआ था और 27 को ये जो है रोल आउट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चेंजेस थे, क्या इसके अभी इसका जो है ना एक एक स्टडी भी आई है जिसमें बताया गया है कि इस अपडेट के अंदर इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो क्या है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि इसका इन्फॉर्मेशन तो आपने दे दिया लेकिन इसका इम्पैक्ट के बारे में नहीं बताया है। तो इम्पैक्ट बेसिकली एक कंप्लीट स्टडी रहती है जिससे पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस बेसिकली इसमें हुए हैं। तो इसका जो एक एक न्यूज़ डैश ने इसके ऊपर एक स्टडी की थी, उस स्टडी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या-क्या पड़ा है। देखिए 2-3 चीज़ों पे इसका मेन इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहला तो है डिस्कवर फीड के अंदर लोकल रेलेवेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब लोकल रेलेवेंस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ कोई बंदा अगर चंडीगढ़ से गूगल किसी ने ओपन किया हुआ है, ठीक है, वहीं किसी ने दिल्ली से ओपन किया हुआ है, तो दोनों की फीड में जो नेशनल न्यूज़ हैं वो तो सेम रहने वाली है, लेकिन जो वहाँ का लोकल सिटी स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक जो न्यूज़ रहेंगी वो डिफरेंट रहने वाली हैं। तो लोकल अगर जो लोग काम कर रहे हैं, लोकल कंटेंट पे काम करते हैं, स्टेट या सिटी का कंटेंट डालते हैं, तो उनका चांसेस वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में आने का यहाँ पर बढ़ने वाला है, क्योंकि लोकल रेलेवेंस यहाँ पर बूस्ट हुआ है इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद। दूसरा इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि क्लिकबेट का रिडक्शन जो है, गूगल ने बोला था कि हम क्लिकबेट और सेंसलाइजेशन है उसको कम करने वाले हैं। तो बेसिकली क्लिकबेट रिडक्शन थोड़ा कम हुआ है। जैसे कि कुछ कई बार हम कंटेंट डालते हैं, यू वॉन्ट बिलीव या शॉकिंग रिवील, इस तरह के टाइटल्स के साथ। इंडिया के अंदर इस तरह होता है कि इसको सोल्व करो, इस पजल को सोल्व करो, इस तरह का कंटेंट बार बार रिपीट होता है, टाइटल लगभग सेम रहता है उसके अंदर, सिर्फ थोड़ा कंटेंट में चेंज हो जाता है। तो वो जो कंटेंट है उसका थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, बट ज़्यादा क्लिकबेट बहुत ज़्यादा जो है कम नहीं हुआ है इस अपडेट के अंदर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो अपडेट था ये स्पेसिफिकली यूएस के लिए था और इंग्लिश लैंग्वेज यूजर्स के लिए था। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज यूज़र इन यूएस। हालांकि ये कुछ चीज़ें अभी हमें यहाँ पर लोकल सर्च जो हम इंडिया के अंदर भी गूगल ओपन कर रहे हैं डिस्कवर, वहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। अब आप देखेंगे तो आपको डिस्कवर के अंदर ही लोकल न्यूज़ भी देखने को मिलेंगी। तो हालांकि ये सिर्फ यूएस में और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हुआ है, लेकिन इंडिया में भी कुछ कुछ इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है। तीसरा जो बड़ा चेंज इसके अंदर दिख रहा है वो बेसिकली है न्यूज़ और स्पोर्ट्स का जो कंटेंट है वो बढ़ा है। यानी कि न्यूज़ स्पेसिफिक अगर कोई राइट कर रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ लिख रहा है, तो वो बढ़ा है। और एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट का जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, अब न्यूज़ या स्पोर्ट्स क्यों बढ़ा है? तो बेसिकली रीज़न ये है कि फ्रेश कंटेंट या लेटेस्ट कंटेंट जो है वो उसका विजिबिलिटी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी कुछ काफ़ी सारे इवेंट्स चल रहे थे स्पोर्ट्स के, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। हालाँकि तो ये डेटा एग्ज़ैक्टली क्लियर नहीं है, बट थोड़ा ये कहा जा सकता है कि जो फ्रेश कंटेंट है उसका विज़िबिलिटी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है डिस्कवर के अंदर। और एक्स डॉट कॉम से रिलेटेड आर्टिकल्स, जैसे आप एक्स पे कुछ पोस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा दिखने लगे हैं डिस्कवर फीड के अंदर। उससे ऐसे नुकसान नहीं है, लेकिन जो लोग वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लाना चाहते हैं उनके लिए एक लेवल बढ़ जाएगा, तो क्योंकि यूज़र पहले एक्स पे जाएगा एंड फिर एक्स से आपकी वेबसाइट पे जाने वाला है। तो थर्ड ये चेंज था। और फोर्थ जो था वो ये था कि जो लोग क्लियर टॉपिक्स पे कंटेंट लिख रहे हैं, यानी अथॉरिटी पे लिख रहे हैं, यानी जिनका उस पर्टिकुलर निश में अथॉरिटी है, उनका कंटेंट की विजिबिलिटी जो है इसमें बढ़ी है। तो मेनली 4 पॉइंट्स इसके अंदर हैं। एक तो अगर आप किसी क्लियर टॉपिक पे लिख रहे हैं, मतलब आपका जो वेबसाइट है वो एक ही डोमेन, एक ही निश पे काम करता है, तो आपकी चांसेस हैं उसके अंदर विजिबिलिटी के इंक्रीज होने के। डेप्थ और रियल इन्फो अगर आपको ऐड करते हैं तो आपका जो है कंटेंट ज़्यादा विजिबल रहेगा। हालांकि इसमें डेप्थ वाली कोई बात आई नहीं है, बट ये जनरल एक माना जाता है कि अगर आपका डिस्कवर में भी आप लिख रहे हैं तो आपका जो कंटेंट का डेप्थ है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं,
मान लीजिए क्लिकबेट का एक्चुअली लॉस होता क्या है, क्लिकबेट का मतलब क्या होता है कि किसी ने क्लिक किया बट उसके अंदर एक्चुअल में वो कंटेंट नहीं है। तो आप इस तरह के टाइटल्स जो है बना सकते हैं क्लिकबेट, लेकिन उसके अंदर कंटेंट भी उसी लेवल का होगा, तो फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, लोकल रेलेवेंस आपको बढ़ाना होगा और जो आपने प्रॉमिस किया है अगर वही आप कंटेंट लिखते हैं, देते हैं यूज़र को, तो फिर आपका डिस्कवर में विजिबिलिटी जो है वो बना रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अपडेट है वो बेसिकली साइट मैप को लेकर है। तो काफ़ी सारे लोगों को साइट मैप से रिलेटेड एक एरर आती है, कुड नॉट फैच साइट मैप, कुड नॉट रीड साइट मैप। गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने अक्सर देखा होगा। तो किसी ने जॉन म्यूलर से रेडिट पे ये पूछा था कि मेरा जो है साइट मैप सब कुछ सही है बट फिर भी साइट मैप रीड नहीं हो रहा है, इस तरह की एरर्स आ रही हैं, तो इसके लिए करना क्या चाहिए। हालांकि जो इसका आंसर दिया गया वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी हम मतलब जॉन म्यूलर ने आंसर ये नहीं दिया कि इसको कैसे आपने सोल्व करना है। उनका आंसर ये था कि गूगल साइट मैप को तभी यूज़ करता है जब उसको लगता है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा कंटेंट है जिसको इंडेक्स किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट रेलेवेंट इंडेक्सेबल कंटेंट है जिसको इंडेक्स करने की ज़रूरत है, तो ही वो साइट मैप को यूज़ करेगा। अदरवाइज़ वो साइट मैप को यूज़ नहीं करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है जॉन म्यूलर ने यहाँ पर अपडेट दिया था। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर पूछा था कि वो साइट मैप से का एक इशू उनके अंदर आ रहा है। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ राइट, ठीक है। ये सब कुछ इन्होंने बताया है कि सब कुछ सही काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो था वो बेसिकली ये था, वन पार्ट ऑफ साइट मैप इज़ दैट गूगल हैज़ टू बी कीन ऑन इंडेक्सिंग मोर कंटेंट फ्रॉम द साइट। अगर गूगल को लगता है कि इंडेक्स करना चाहिए, इफ़ गूगल इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट देयर इज़ न्यू एंड प्रोमिनेंट कंटेंट टू इंडेक्स, इट वोंट यूज़ द साइट मैप। तो वो साइट मैप को यूज़ ही बेसिकली नहीं करने वाला है। तो हालाँकि इसका जो सॉल्यूशन है वो कई बार साइट मैप में आजकल काफ़ी बार एरर्स दिखती हैं। साइट मैप कई बार 404 दिखाता है, साइट मैप कुड नॉट फैच होता है। तो आपकी वेबसाइट में भी कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, बट मेनली ये है कि अगर आपका कंटेंट अगर अपडेटेड ही नहीं है, कंटेंट में कुछ नया ही नहीं है, तो साइट मैप को ठीक करके भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है? और कैसे इसको सोल्व करते हैं वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, काफ़ी सारे इसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। जैसे कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर रहता है उसको एक बार जाके सेव कर दें, कैशे क्लियर कर दें, साइट मैप को रीसबमिट कर दें। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, बट अल्टीमेटली साइट मैप का गूगल तभी यूज़ करेगा जब उसको कुछ आप नया कंटेंट उसके अंदर पब्लिश कर रहे हैं। और सिर्फ साइट मैप ही तरीका नहीं है, यानी साइट मैप जो है ना सिर्फ एक सिग्नल की तरह यूज़ करता है गूगल, एक ऑर्डर की तरह यूज़ नहीं करता कि आप बोलें कि नहीं मैंने साइट मैप अब डाल दिया है तो गूगल को ये इंडेक्स करना ही पड़ेगा। वो गूगल की मर्जी है, वो उसको इंडेक्स करे या ना करे, तो वो एक सिग्नल है। ठीक है, साइट मैप के अलावा भी वो आपकी वेबसाइट को कई सारे तरीकों से फाइंड आउट कर सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यूआरएल सबमिशन भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी यूआरएल चेकर में जाके अपने यूआरएल को चेक करें, देन यूआरएल को सबमिट कर दें, वहाँ से भी आपका जो इंडेक्सिंग का चांस है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरिफिकेशन को लेकर है। तो एक्चुअली किसी ने ये लिंक्डइन पे ये पोस्ट किया था कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए जाते हैं और वेरीफाई नहीं होता है तो आप सपोर्ट से बात करते हैं, तो आपको इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल सकता है, चेक योर वेरिफिकेशन स्टेटस। अब यहाँ पर 5 चीज़ें बेसिकली ऐड की गई हैं जो आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करती है। ये थोड़ा सा अपडेटेड है, मतलब ये पहले नहीं होता था, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको गलत सेलेक्ट किया तो बाद में जाकर आपका बिजनेस रीवेरिफिकेशन पे जा सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन चीज़ें हैं क्या, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है माई बिजनेस हैज़ अ फिजिकल लोकेशन फॉर कस्टमर लाइक अ रेस्टोरेंट और शॉप। तो ये अगर आपका जो बिज़नेस है आपके पास एक फ़िज़िकल लोकेशन है, कोई भी शॉप हो सकती है, कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है, तो ये सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वर्क करेगा, सिंपल है। ठीक है, ये तो जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं उनके लिए है। अब आता है माई बिजनेस हैज़ अ फिजिकल लोकेशन बट ट्रैवल टू वर्क एट कस्टमर लोकेशन। मतलब मेरे पास एक फिजिकल लोकेशन भी है बट मैं कस्टमर की लोकेशन पे भी जाता हूँ, जैसे कि प्लम्बर या फोटोग्राफर। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास फिजिकल लोकेशन है, ठीक है, मान लीजिए आपका सर्विस एरिया बिजनेस है, आप प्लम्बर हैं या फोटोग्राफर हैं, आप कस्टमर की लोकेशन पे जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिजिकल लोकेशन है तभी आप इसको फिल कीजिएगा। अदरवाइज क्या हो सकता है,
अदरवाइज़ जब वेरिफ़िकेशन होगा तो फिज़िकल लोकेशन जब आप वेरीफ़ाई नहीं कर पाएँगे, तो फिर इश्यू आएगा, फिर सस्पेंड हो सकता है, वेरिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तीसरा जो ऑप्शन है, माय बिज़नेस ट्रैवल टू मीट कस्टमर विदाउट अ स्टाफ्ड फिज़िकल लोकेशन। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो फिज़िकल लोकेशन है, वहाँ पर स्टाफ भी होना चाहिए। अगर वहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो वो भी एक तरह से इस तरह ही माना जाएगा कि फिज़िकल लोकेशन सही नहीं है। तो इस केस के अंदर अगर स्टाफ नहीं है वहाँ पे किसी अटेंड करने के लिए, तो आप फिर बिज़नेस का जो एड्रेस है उसको नहीं दिखा सकते, ठीक है? इस केस में भी अगर आपके पास फिज़िकल लोकेशन नहीं है, तो आपको बेसिकली बिज़नेस का जो एड्रेस है वो हाइड करना पड़ेगा। आप सर्विस एरिया बिज़नेसेस के लिए रूल होता है कि अगर उनके पास लोकेशन नहीं है, तो वो एड्रेस को हाइड कर दें, देन देयर इज़ नो इश्यू। यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो फिर आपको हाइड करना पड़ेगा, और स्टाफ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है पर्सनल ट्रेनर या फिर डॉग वॉकर्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी, स्टाफ वाले के अंदर भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या हो सकती है कि माय बिजनेस इज़ एन अनस्टाफ्ड फैसिलिटी, मेरा बिजनेस एक अनस्टाफ्ड फैसिलिटी है, जैसे कि एटीएम हो गया या फिर आपका चार्जिंग पॉइंट्स वाला हो गया, क्योंकि वहाँ पर किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर आता है, वहाँ पर खुद से ट्रांजैक्शन करता है और चला जाता है। तो वो अगर आपके पास आपका इस तरह का कोई सिस्टम है, तो वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उस केस के अंदर ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट है, माय बिज़नेस इज़ ऑनलाइन ओनली। तो ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए जीबीपी अलाउड ही नहीं है। ये जीबीपी का रूल है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस जो है कंप्लीटली ऑनलाइन, वो जीबीपी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है अगर आप जीबीपी बना रहे हैं। इसके अलावा जो है ना, स्टाफ नहीं है तो वो भी गूगल का रूल है कि स्टाफ होना चाहिए, तो तभी भी वो भी एक इशू हो सकता है। और अगर आप कोई शेयरिंग स्पेस यूज़ करते हैं जहाँ पे क्लियर विजिबल साइनेज वगैरह नहीं लगा हुआ, तो वो भी अलाउड नहीं होता। तो ये अपडेट है। तो जब आप कॉन्टैक्ट करने जाएंगे तो अपने माइंड में इस चीज़ को आपको क्लियर करना है और फिर अप्लाई करना है। मतलब आपको गूगल से जो है कॉन्टैक्ट करना है। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। इसी तरह की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।